पूरे कोचिंग सेंटर के बच्चे सब बाहर निकल जाएं। यह बिल्डिंग सील किया जाना है। देश में जब भी कोई बड़ी घटना या अगलगी की घटना होती है, उसके बाद प्रशासनिक तंत्र अचानक सक्रिय हो उठता है। सुरक्षा मानकों की समीक्षा होनी शुरू हो जाती है और जांच के आदेश जारी होने लगते हैं। साथ ही नियम और कानून के पालन को लेकर सख्ती दिखाई जाती है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि यह सख्ती आखिर कितने दिनों तक रहेगी? क्या यह केवल कुछ दिनों तक औपचारिक कार्रवाई होती है जो बाद में फाइलों और कागजों को सिमट कर रह जाएगी? हम बात कर रहे हैं हाल ही में हुए लखनऊ में दुखद घटना की, जिसके बाद एक बार फिर कोचिंग संस्थानों की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। जांच की बात तो हो रही है, नोटिस जारी किए जा रहे हैं और कार्रवाई का दौर भी शुरू हो चुका है, लेकिन हर बार की तरह इस बार भी सवाल उठ रहे हैं। क्या कार्रवाई सभी पर समान रूप से हो रही है या फिर केवल छोटे और मध्यम संस्थानों तक ही सीमित है? क्या बड़े और प्रभावी संस्थान नियमों की कसौटी पर उतनी ही गंभीरता से परखे जाते हैं जितना छोटे कोचिंग संस्थानों को परखा जाता है? अगर सुरक्षा मानक अनिवार्य है तो उनकी निगरानी की जिम्मेवारी किसकी है? और अगर वर्षों से नियमों का पालन नहीं हो रहा था तो संबंधित विभाग अब तक क्या कर रहे थे? नमस्कार, मैं धीरेंद्र और मिरर एनालिसिस में आपका स्वागत है। मिरर एनालिसिस में आज हम इन्हीं सवालों की पड़ताल करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि नियम कानून बनाने और उनका पालन सुनिश्चित कराने की जिम्मेवारी आखिर किसकी है। कार्रवाई के नाम पर छोटे संस्थानों पर शिकंजा कसना कितना उचित है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या बड़े संस्थानों तक प्रशासन का हाथ पहुंचता है या फिर वहां पहुंचते पहुंचते नियमों की शक्ति कमजोर पड़ जाती है? लखनऊ में हुए कोचिंग संस्थान में अगलगी घटना के बाद धनबाद जिला प्रशासन सक्रिय हुआ और सिटी सेंटर स्थित कोचिंग संस्थानों की जांच शुरू की गई, जहां अग्निशमन व्यवस्था सहित अन्य आवश्यक मानकों को पूरा करने तक कई कोचिंग संस्थानों के संचालन पर रोक लगाने के निर्देश दिए गए। निर्देश अपनी जगह उचित हो सकते हैं, सुरक्षा के साथ कोई समझौता नहीं होना चाहिए, लेकिन सवाल यह है कि क्या यही नियम केवल कोचिंग संस्थानों के लिए है? सिटी सेंटर में पार्किंग नहीं है और बेसमेंट में कई दुकानें भी संचालित हो रही हैं, तो क्या वहाँ नियम का पालन हो रहा है? बेसमेंट में मिठाई की दुकान भी संचालित हो रही है, जहाँ पर बाहर में रसोई का संचालन भी होता है, क्या वहाँ नियम का पालन हो रहा है? शहर के कई ऐसे बड़े बड़े मॉल और बहुमंजिले इमारत हैं जहाँ बेसमेंट की बिक्री कर दी जाती है, क्या वहाँ अग्निशमन के संबंधों के नियमों का पालन हो रहा है? क्या शहर के हर नर्सिंग होम में अग्निशमन के सही मानकों का पालन हो रहा है? क्या गली मोहल्लों में संचालित निजी अस्पताल पूरी तरह नियमों के अनुरूप चल रहे हैं? क्या सभी सरकारी कार्यालयों और बहुमंजिले इमारतों में अग्निशमन की व्यवस्था मौजूद है? क्या हर सरकारी और निजी स्कूल सुरक्षा मानकों का 100% पालन कर रहा है? अगर जवाब नहीं है तो फिर कार्रवाई का दायरा केवल कोचिंग संस्थानों तक ही क्यों सीमित दिखाई देता है? लेकिन सवाल सिर्फ कोचिंग संस्थानों तक सीमित नहीं है। अगर हम धनबाद के पिछले कुछ वर्षों के बड़े हादसों पर नजर डालें तो तस्वीर कुछ और ही कहानी बयां करती है। जोड़ा पाटक रोड स्थित आशीर्वाद टावर में भीषण अगलगी घटना कुछ वर्ष पहले हुई थी। इस हादसे में कई लोगों की जान भी चली गई थी। इसके बाद सुरक्षा व्यवस्था और अग्निशमन मानकों को लेकर बड़े बड़े दावे किए गए थे, जांच के आदेश दिए गए, समीक्षा बैठकों का दौर चला और सख्ती की बात भी हुई। ठीक उसी प्रकार हाजरा नर्सिंग होम में भी अगलगी घटना हुई थी, जो कि कई सवाल खड़े कर दिए थे। चिकित्सक समेत 3 लोगों की मौत हुई थी और पूरे शहर में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चर्चा शुरू हो गई थी। लेकिन सवाल यह है कि इन घटनाओं के बाद क्या हुआ? आज फिर वही स्थिति हो गई, जस की तस हो गई और जितनी भी जांच और जो समीक्षा थी सब कागजों में रह गई। क्या शहर की सही बहुमंजिला इमारतों की व्यापक जांच हुई? क्या हर अस्पताल और नर्सिंग होम में अग्निशमन व्यवस्था का ऑडिट कराया गया? क्या नियमों का पालन नहीं करने वालों के खिलाफ अस्थायी और प्रभावी कार्रवाई हुई? या फिर कुछ दिनों तक जांच और कार्रवाई का दिखावा करने के बाद पूरा मामला ठंडे बस्ते में डाल दिया गया? अगर पिछले हादसों से सबक लिया गया होता और समय रहते सुरक्षा मानकों को सख्ती से लागू कराया गया होता तो शायद आज बार बार यही सवाल खड़े नहीं हो रहे होते। हकीकत यह है कि अक्सर किसी बड़े हादसे के बाद प्रशासनिक सक्रियता अचानक बढ़ जाती है। नोटिस जारी होते हैं, जांच टीम बनती है, निरीक्षण शुरू होता है और नियम कानून की बात होने लगती है। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है वैसे वैसे यह सक्रियता भी कम होती चली जाती है। नतीजा यह होता है कि कुछ समय बाद कई संस्थान फिर पुराने ढर्रे पर लौट आते हैं और सुरक्षा मानकों को नजरअंदाज कर संचालन जारी रहता है। सबसे बड़ा सवाल जिम्मेदारी का है।
अगर किसी भवन, अस्पताल, स्कूल, कोचिंग संस्थान या व्यावसायिक प्रतिष्ठान में सुरक्षा मानकों का पालन नहीं हो रहा है तो इसकी जिम्मेवारी केवल संचालकों की है या फिर उन विभाग की भी जिन पर निगरानी और अनुपालन सुनिश्चित कराने की जिम्मेवारी है। क्यों हर हादसे के बाद वही पुरानी कहानी दोहराई जाती है? क्यों हर बार जांच की बात होती है लेकिन अस्थायी समाधान दिखाई नहीं देता? और क्यों ऐसा लगता है कि व्यवस्था तब तक सोई रहती है जब तक कोई बड़ा हादसा उसे झकझोर नहीं देता? यही वह सवाल है जिनका जवाब आज भी आम जनता तलाश रही है। आज शिक्षा का क्षेत्र एक बड़ा बाजार बन चुका है। यह भी सच है कि कई बड़े कोचिंग संस्थान लाखों रुपए की फी लेकर मेडिकल और इंजीनियरिंग जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराते हैं। लेकिन यह भी उतना ही बड़ा सच है कि इसी व्यवस्था के बीच कई छोटे और मध्यम स्तर के कोचिंग संस्थान ऐसे भी हैं जो सीमित संसाधनों में छात्रों की शिक्षा उपलब्ध करा रहे हैं। ऐसे संस्थान जहां गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों के बच्चे कम फीस में अपने सपने को आकार देने की कोशिश करते हैं। कई कोचिंग संचालकों का कहना है कि अगर सुरक्षा मानकों को लागू करना है तो उनका स्वागत है, लेकिन नियम सभी पर समान रूप से लागू होने चाहिए। अगर कोचिंग संस्थान को अग्निशमन प्रमाण पत्र चाहिए तो फिर नर्सिंग होम, स्कूल, हॉस्टल, सरकारी भवन और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को भी उसी कसौटी पर परखा जाना चाहिए, क्योंकि हादसा किसी भी जगह हो सकता है। आग यह देखकर नहीं लगती कि भवन कोचिंग का है, अस्पताल का है या किसी सरकारी विभाग का। ऐसे में सवाल कार्रवाई का नहीं बल्कि समानता का है। क्या प्रशासन एक व्यापक अभियान चलाकर उन सभी संस्थानों की जांच करेगी जहां प्रतिदिन बड़ी संख्या में लोग आते हैं, या फिर कार्रवाई केवल कोचिंग संस्थानों तक ही सीमित रह जाएगी? सुरक्षा जरूरी है, नियम जरूरी है, लेकिन सबसे ज़्यादा जरूरी है कि नियम सबके लिए समान हो, क्योंकि कानून की असली ताकत तभी दिखाई देती है जब उसका पालन बिना किसी भेदभाव के हर संस्थान पर लागू हो। फिलहाल धनबाद में कोचिंग संस्थानों पर चल रही कार्रवाई के बीच यही सवाल उठ रहा है कि क्या सुरक्षा का मानक केवल कोचिंग संस्थानों की जिम्मेवारी है या फिर उन सभी संस्थानों की भी जहां आम जनता रोजाना पहुंचती है? इस पूरे मुद्दे का एक सामाजिक और मानवीय पहलू भी है जिस पर चर्चा होना जरूरी है। आज जब शिक्षा का क्षेत्र तेजी से व्यावसायिक स्वरूप लेता जा रहा है, तब भी ऐसे सैकड़ों छोटे कोचिंग संस्थान हैं जिन्हें केवल व्यवसाय के नज़रिए से नहीं देखा जा सकता। इनमें से कई संस्थान ऐसे लोगों द्वारा संचालित किए जाते हैं जिन्होंने रोजगार के सीमित अवसर के बीच शिक्षा को ही अपना माध्यम बनाया है। वे न केवल अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं बल्कि समाज के उन छात्रों तक भी शिक्षा पहुंचाते हैं जो महंगे संस्थानों की फीस वहन करने में सक्षम नहीं है। जहां बड़े बड़े कोचिंग संस्थानों में एक छात्र की वार्षिक फी हजारों से लेकर लाखों रुपए तक पहुंच जाती है, वहीं छोटे कोचिंग संस्थान 5,000 सालाना जैसी न्यूनतम फीस में छात्रों की शिक्षा उपलब्ध करा रहे हैं। ऐसे संस्थानों में पढ़ने वाले अधिकांश छात्र मध्यम वर्गीय और आर्थिक रूप से साधारण परिवार से आते हैं, जिनके लिए शिक्षा ही बेहतर भविष्य का सबसे बड़ा माध्यम है। यहाँ शिक्षा को केवल व्यवसाय नहीं बल्कि सेवा के रूप में भी देखा जा सकता है। सीमित संसाधनों के बावजूद ये संस्थान छात्रों के सपने को दिशा देने का काम करते हैं। कई ऐसे शिक्षक हैं जो कम आय के बावजूद समाज में शिक्षा का अलग जगा रहे हैं और नई पीढ़ी को आगे बढ़ाने में अपनी भूमिका निभा रहे हैं। ऐसे में आवश्यकता केवल कार्रवाई की नहीं बल्कि समाधान की भी है। यदि सरकार और प्रशासन सुरक्षा मानकों को लेकर गंभीर है तो छोटे कोचिंग संस्थानों को आवश्यक सुविधाएं, मार्गदर्शन और वैकल्पिक व्यवस्था उपलब्ध कराने पर भी विचार होना चाहिए। जिस प्रकार अतिक्रमण हटाने के बाद कई मामलों में पुनर्वास या वैकल्पिक व्यवस्था की बात की जाती है, उसी प्रकार शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहे छोटे संस्थान के लिए भी व्यवस्थित स्थान और आवश्यक सुविधाओं की योजना बनाई जा सकती है, क्योंकि जब छोटे संस्थान मजबूत होंगे तभी शिक्षा अधिक सुलभ होगी, और जब शिक्षा सुलभ होगी तब हजारों मध्यम वर्गीय और गरीब परिवार के बच्चों के सपने को नई उड़ान मिलेगी। सुरक्षा मानकों का पालन अनिवार्य होना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ उन लोगों के संघर्ष और योगदान को भी समझना चाहिए जो सीमित संसाधनों में शिक्षा की ज्योति जलाए हुए हैं। विकास का केवल नियम लागू करना नहीं बल्कि ऐसे लोगों को आगे बढ़ाने का अवसर देना भी है जो समाज निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। हम यहाँ स्पष्ट कर देना भी जरूरी समझते हैं कि हमारा उद्देश्य किसी संस्थान, विभाग या व्यक्ति विशेष पर सवाल खड़े करना नहीं है। सुरक्षा मानकों का पालन होना चाहिए और हर संस्थान की यह जिम्मेवारी है कि वहाँ आने वाले लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। कोई भी कोचिंग संस्थान यह नहीं चाहेगा कि उसके यहाँ पढ़ने वाले छात्र किसी भी प्रकार के हादसे का शिकार हों। यही कारण है कि अधिकांश संस्थान अपने स्तर पर बेहतर व्यवस्था और सुरक्षा उपाय सुनिश्चित करने का प्रयास करते हैं। लेकिन यहाँ मूल मुद्दा नियमों का विरोध नहीं बल्कि उनके सम्मान और निष्पक्ष अनुपालन का है। अगर सुरक्षा मानकों की जांच की जा रही है तो उसका दायरा केवल कुछ संस्थानों तक सीमित नहीं रहना चाहिए, चाहे बड़े कोचिंग संस्थान हो, शॉपिंग मॉल हो, अस्पताल हो, सरकारी भवन हो, स्कूल हो या अन्य सार्वजनिक प्रतिष्ठान। जहाँ भी बड़ी संख्या में लोग आते जाते हैं वहाँ सुरक्षा मानकों की समान रूप से जांच और समीक्षा होनी चाहिए। हादसों को रोकने का रास्ता चुनिंदा कार्रवाई से नहीं बल्कि व्यापक और पारदर्शी व्यवस्था से निकलता है। नियमों की अनदेखी जहाँ भी हो वहाँ बिना भेदभाव के कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, तभी सुरक्षा व्यवस्था पर लोगों का विश्वास मजबूत होगा और भविष्य में होने वाली संभावित दुर्घटनाओं को रोका जा सकेगा।
मिरर एनालिसिस में आज हमने इसी सच्चाई और इसी आवश्यकता को सामने रखने का प्रयास किया है। हमारा उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि एक महत्वपूर्ण पहलू पर ध्यान आकर्षित करना है, क्योंकि किसी भी समाज के विकास के लिए पारदर्शिता, जवाबदेही और समन्वय बेहद जरूरी है। जब प्रशासन, संस्थान और समाज एक साझा जिम्मेवारी के साथ आगे बढ़ेंगे, तभी सुरक्षा मानकों का वास्तविक पालन सुनिश्चित होगा और तभी विकास केवल आंकड़ों में नहीं, बल्कि व्यवस्था की मजबूती और लोगों के विश्वास में दिखेगा। इसी उम्मीद और इसी सकारात्मक सोच के साथ आज के मिरर एनालिसिस में बस इतना ही। अगले एपिसोड में हम फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे और नए विचार के साथ। तब तक के लिए बने रहे मिरर मीडिया के साथ।